पहला सवाल, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। ऑप्शन पत्तियां, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमाटा। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न, पोषण प्राप्त करने का एक अंग भोजन रसधानी किस जीव में पाया जाता है? ऑप्शन कवक, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। अमीबा कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है और भोजन रसधानी बनाकर उसी में भोजन का पाचन और पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। हमारा तीसरा सवाल, पर पोषण की प्रमुख विधियां हैं। ऑप्शन 3, 4, 5, 2। तो पर पोषण की मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहली विधि मृतोपजीवी पोषण, दूसरी विधि पर पोषण और तीसरी विधि प्राणी संपोषण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3। हमारा अगला सवाल, वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की औसत लंबाई होती है। ऑप्शन 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। तो आपको पता है कि एक वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की औसत लंबाई 6 मीटर होती है। हमारा अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में, दोनों स्थितियों में, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण में कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन की सहायता से अवकरण होता है और स्टार्च की तैयारी होती है। इसमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः यह प्रकाश की उपस्थिति में भी और प्रकाश की अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में हो सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोनों स्थितियों में। अगला सवाल, आहार नाल में भोजन पूर्ण पाचन के बाद तरल अवस्था में आ जाता है, तब यह क्या कहलाता है? काइम, चाइल, पायस, लाइम। तो आपका सही उत्तर होगा चाइल। अगला सवाल, आमाशय में विभिन्न एंजाइम एवं जठर रस के प्रभाव से भोजन गाढ़े लेय के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह कहलाता है? ऑप्शन चाइल, काइम, एंजाइम, ये सभी। तो अभी आपने पढ़ा था कि जब छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है भोजन का, तब वह चाइल कहलाने लगता है। आमाशय में जो उसका पाचन होता है उसके बाद वह गाढ़े लेय के रूप में बदल जाता है और यह काइम कहलाता है। तो आपका सही उत्तर होगा काइम। हमारा अगला प्रश्न, दांतों और उनके कार्यों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कर्तनक काटना, रदनक चीरना, अग्रचवर्णक छीलना और चवर्णक पीसना। तो हमारा सही उत्तर होगा अग्रचवर्णक छीलना, क्योंकि अग्रचवर्णक का काम भी पीसना ही होता है। हमारा अगला प्रश्न, मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? 5 से 7 मीटर, 4 से 8 मीटर, 8 से 10 मीटर, 10 से 12 मीटर। तो हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। हमारा अगला सवाल, खाने के क्रम में मनुष्य का भोजन आहार नाल के किस भाग में संचित होता है? तो ऑप्शन है ग्रास नली में, आमाशय में, ग्रहणी में, बड़ी आंत में। तो जिस दौरान आप भोजन कर रहे होते हैं, आप भोजन को अच्छी तरह चबाकर निगलते जाते हैं और वह भोजन जाकर के इकट्ठा होता है आपके आमाशय में। तो हमारा आज का सही उत्तर होगा आमाशय में। अगला प्रश्न, ग्रास नली की आंतरिक सतहें बनी होती हैं। ऑप्शन सल्कीय एपिथेलियम द्वारा, स्तंभाकार एपिथेलियम द्वारा, घनाभाकार एपिथेलियम द्वारा या पक्षमल एपिथेलियम द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ भी शरीर में पदार्थों के आणविक गति की आवश्यकता होती है वहाँ पक्षमल एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो आज का यह सही उत्तर होगा पक्षमल एपिथेलियम द्वारा। हमारा अगला प्रश्न,
पोषण को मोटे तौर पर कितने प्रकारों में बांटा जाता है? तो पोषण को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में बांटा जाता है, स्वपोषण और परपोषण। तो हमारा सही उत्तर होगा 2। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन स्वपोषियों का समूह है? ऑप्शन जगत मोनेरा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमलिया। तो स्वपोषण करने का गुण केवल हरे पौधों में होता है, कुछ नील हरित शैवालों में होता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जगत प्लांटी, क्योंकि यह पौधों का जगत है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक स्राव जठर रस में नहीं होता है? ध्यान देना है, नहीं होता है। तो म्यूकस कोशिकाओं का, अम्लजन कोशिकाओं का, या जाइमोजिन कोशिकाओं का, या पेप्टोन कोशिकाओं का। तो हमें पता होना चाहिए कि जठर रस में म्यूकस कोशिकाओं, अम्लजन कोशिकाओं और जाइमोजिन कोशिकाओं का स्राव होता है जो मिलकर के जठर रस बनाता है। तो पेप्टोन कोशिकाओं का गलत है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पेप्टोन कोशिकाओं का। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण में क्या होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण में जब क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है तो उस ऊर्जा का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जल का टूटना। हमारा अगला प्रश्न, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, कोलन। तो दोस्तों छोटी आंत के 3 भाग ग्रहणी, जेजुनम और इलियम होते हैं। अब छोटी आंत का सबसे पहला हिस्सा जो सी आकार का होता है और जो पाइलोरिक छिद्र द्वारा आमाशय से जुड़ा होता है वह ग्रहणी या डिओडिनम कहलाता है। मध्य का हिस्सा जेजुनम कहलाता है और अंतिम भाग इलियम कहलाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रहणी। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से किस एंजाइम का स्राव आमाशय, अग्न्याशय तथा आंत्र ग्रंथियां तीनों से होता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन लाइपेज, माल्टेस, इन्वर्टेस, एमाइलेस। तो आपको याद होना चाहिए कि लाइपेज का स्राव आमाशय में भी होता है, अग्न्याशय में भी होता है और आंत्र ग्रंथियों में होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा लाइपेज। और मित्रों लाइपेज वह एंजाइम है जो वसा को तोड़कर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो लाइपेज सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, पित्त की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या उदासीन। तो पित्त एक क्षारीय पदार्थ है जो हल्के हरे रंग का होता है और यह यकृत में उत्पन्न होता है, पित्ताशय में संचित होता है और मूल पित्त वाहिनी द्वारा छोटी आंत में आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय। अगला प्रश्न, कोशिका मुख या साइटोस्टोम किस जीव में पाया जाता है? ऑप्शन कवक में, अमीबा में, पैरामीशियम में या प्रोटोजोआ में। तो सही उत्तर हो जाएगा पैरामीशियम में। पैरामीशियम में कोशिका मुख या साइटोस्टोम पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। देखिए पहले आया था कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो हमने सही उत्तर दिया था क्लोरोफिल। अब यहाँ है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। हमारा अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की औसत चौड़ाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की औसत चौड़ाई यहाँ ऑप्शन दिया गया है 5 cm, 2.5 cm, 4 cm, 1.5 cm। तो छोटी आंत की औसत चौड़ाई 2.5 cm यानी 2.5 cm होती है। हमारा अगला प्रश्न, पेप्टाइडेस नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? ऑप्शन प्रोटीन का, पेप्सिन का, पेप्टोन का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो प्रोटीन का पाचन तो आमाशय में शुरू हो जाता है जब जाइमोजिन टूट करके पेप्सिन में बदलता है और वह पेप्सिन प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्टाइडेस नाम का हार्मोन पेप्टोन को तोड़ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पेप्टोन का। हमारा अगला प्रश्न,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करने वाले रंध्र कहाँ उपस्थित होते हैं? पहली सेड में, कार्टेक्स में, एपिडर्मिस में, ये सभी। तो पहली सेड तो भीतरी हिस्से होते हैं जहाँ हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एपिडर्मिस में। अगला प्रश्न कि निष्क्रिय पेप्सिनोजिन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से उत्पन्न पेप्सिन भोजन के किस अवयव पर कार्य करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चर्चा किया था कि अमाशय में पेप्सिनोजिन जो निष्क्रिय एंजाइम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग करता है तो पेप्सिन में बदल जाता है, और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और पेप्टोन में बदलता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंग है। देखिए 3 प्रश्न आ गए। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषी अंगक है क्लोरोप्लास्ट, और प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्तियां हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। आपका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियां। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक अवशेषी अंग है? एलेना, कोलन, रेक्टम, अपेंडिक्स। तो अवशेषी अंग वैसे अंग को कहे जाते हैं जो पूर्व काल में कभी किसी आवश्यकता के कारण शरीर में विकसित हुए थे, लेकिन अब उनका कोई कार्य नहीं है। तो हमारे आहार नाल में बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर जो एक सीकम नली होती है उसके नीचे एक अंगुली जैसी रचना निकली होती है जिसे कृमि रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अपेंडिक्स में। अगला प्रश्न, पोषण की जिस विधि में जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में रहते हुए पोषण प्राप्त करता है वह कहलाती है? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण या स्वपोषण। तो पोषण की जिस विधि में जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में रहता है, चाहे वह स्थायी रूप से रहे या अस्थायी रूप से रहे, और उससे पोषण प्राप्त करे, तो ये विधि कहलाती है परजीवी पोषण। हमारा अगला प्रश्न, ग्रसनी में स्थित वह रचना जो निगल द्वार तथा कंठ द्वार में पाए जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है क्या कहलाती है? तो कंठ द्वार और निगल द्वार जो नलियां होती है इनके ऊपर एक पट्टी होती है जो उसमें जाने वाले भोजन पदार्थों को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन दे रहा है कि थैलेमस, थैलिक्वाइड्स, एपिग्लोटिस, आप्टेरिक्स। तो हमारा सही उत्तर होगा एपिग्लोटिस। हमारा अगला प्रश्न, मानव आहार नाल में ग्रसनी स्थित होती है? ऑप्शन, दोनों आंतों की संधि पर, अमाशय और छोटी आंत की संधि पर, ग्रास नली और अमाशय की संधि पर, मुख गुहा और ग्रास नली की संधि पर। तो सही उत्तर होगा मुख गुहा और ग्रास नली की संधि पर। मुख गुहा और ग्रास नली की संधि पर स्थित रचना ग्रसनी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो यह प्रश्न पहले भी आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है। ऑप्शन है कि 2, 3, 4, 5। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, प्रकाशिक चरण और अप्रकाशिक चरण। प्रकाशिक चरण जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, इसमें जल को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला जाता है। दूसरा चरण जिसमें प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती और यह कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से जोड़कर ग्लूकोज बनाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2। आहार नाल में पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण किस अंग में होता है? तो ऑप्शन है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अग्न्याशय में, अमाशय में। तो जैसा कि हमें पता है कि छोटी आंत के इलियम में पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है और पाचन के साथ साथ समस्त पोषक पदार्थों का अवशोषण भी छोटी आंत के विलाई द्वारा हो जाता है। बाकी जो बच गया पदार्थ वो जाता है बड़ी आंत में और यहीं पर उसमें से जल का अवशोषण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत में। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन, प्रोस्टेट, थैलेमस
यकृत, थायराइड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका औसत भार 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न, सक्कस एंटेरिकस किसका स्राव है? ऑप्शन, जठर ग्रंथि का, अग्न्याशय ग्रह, आंत्र ग्रंथि का, पैरोटिड ग्रंथि का। तो सक्कस एंटेरिकस आंत से उत्पन्न होता है, जिसमें 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आंत्र ग्रंथि का। अगला प्रश्न, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन, मुख गुहा में, जीभ में, ग्रास नली में, ग्रहणी में। तो स्वाद कलिकाएं मित्रों जीभ में पाई जाती हैं और जीभ स्वाद ग्रहण करने वाला संवेदी अंग है। अगला प्रश्न, पोषण की दृष्टि से इनमें से कौन एक अन्य से भिन्न है? कृमि, मच्छर, अमरबेल, गोबर छत्ता। अब देखते हैं, कृमि परजीवी पोषण करता है, मच्छर यह भी परजीवी पोषण करता है, अमरबेल यह भी परजीवी है, लेकिन गोबर छत्ता ये मृतोपजीवी है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक मानव पाचन तंत्र का अवयव नहीं है? ऑप्शन, आहार नाल, हृदय, पाचन ग्रंथियां, आमाशय। तो आहार नाल ये तो पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाचन ग्रंथियां तमाम प्रकार के एंजाइम्स का स्राव करती हैं। आमाशय में भोजन स्टोर होता है। तो हृदय का पाचन तंत्र में कोई कार्य नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा हृदय। हमारा अगला प्रश्न, कोशिकाओं तथा स्रावित पदार्थों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन, म्यूकस कोशिका, श्लेष्मा, अम्लजन कोशिका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जाइमोजिन कोशिका, पेप्सिनोजिन और भित्तीय कोशिका, पेप्सिन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी जो हैं ये जठर रस के अंग हैं और म्यूकस कोशिका से श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव होता है। अम्लजन कोशिका को ही भित्तीय कोशिका भी कहा जाता है और इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। जाइमोजिन कोशिका से पेप्सिनोजिन का स्राव होता है। तो भित्तीय कोशिका से पेप्सिन का स्राव नहीं होता, क्योंकि पेप्सिनोजिन के टूटने से पेप्सिन बनता है। तो सही उत्तर हो जाएगा भित्तीय कोशिका। अगला प्रश्न, पचे हुए भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन, ग्रहणी में, जेजुनम में, इलियम में, कोलन में। तो बताइए, इसका चर्चा तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम में संपन्न होता है और इलियम में हमारा अगला प्रश्न, पचे हुए भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण करने वाली रचनाएं क्या कहलाती हैं? देखिए, पहले भी सुन चुके हैं आप। ऑप्शन, कोलन, सिकम, विलाई, रेक्टम। तो भोजन का अवशोषण करने वाली रचनाएं विलाई कहलाती हैं, जो इलियम की आंतरिक सतहों में अंगुली जैसी रचना विकसित होती हैं, जिन्हें हिंदी में रसांगुल भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, अपेंडिक्स नामक रचना आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है? तो अपेंडिक्स नाम की रचना ऑप्शन कह रहा है कि छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, अग्न्याशय में। तो बड़ी आंत जहाँ शुरू होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत की जहाँ संधि होती है, वहीं बड़ी आंत में नीचे की ओर एक अंगुली जैसी रचना निकलती है, जो अपेंडिक्स कहलाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत में। अगला प्रश्न, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण करती है? तो पौधों की पत्तियों की एपिडर्मिस में जो रंध्र होते हैं, जिनसे गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उनके अगल बगल सेम के दाने के आकार की कोशिकाएं होती हैं। इन्हें द्वार कोशिका कहते हैं और यही कोशिका रंध्रों के खुलने बंद होने का नियंत्रण करती हैं। तो ऑप्शन कह रहा है कि स्पंजी कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, एपिथेलियमी ऊतक, पैरेन्काइमा। तो हमारा सही उत्तर होगा द्वार कोशिकाएं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मृतोपजीवी है?
तिलचट्टा, ग्रासहोपर, गोबर छत्ता, गोखरू। तो इसमें तिलचट्टा, ग्रासहोपर और गोखरू ये सभी प्राणी संपोषण करने वाले जीव हैं। गोबर छत्ता मृतोपजीवी है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उत्पन्न होता है और वहीं से अपना पोषण करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा गोबर छत्ता। हमारा अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन औसतन कितना जठर रस स्रावित होता है? ऑप्शन 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर। तो हमारा सही उत्तर है 3 लीटर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जीवों को आवश्यक तत्वों की प्राप्ति होती है पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जीवों को आवश्यक तत्वों की प्राप्ति पोषण से होती है। अगला प्रश्न, पेप्टिक अल्सर जो आंत में होने वाले घाव का कारण है, तो इसका कारण क्या होगा? यह क्यों उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है कि अत्यधिक भोजन करना, लंबे समय तक भूखे रहना, संक्रमण या ये सभी। तो पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण है अधिक समय तक भूखे रहना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जलवाष्प, एटीपी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज बना के पौधे रख लेते हैं, ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और जलवाष्प भी मुक्त होती है। एटीपी का संबंध प्रकाश संश्लेषण से नहीं है। एटीपी जब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह एटीपी के रूप में संचित होती है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा एटीपी। अगला प्रश्न, इनमें से किस एक अवयव का संबंध आमाशय से नहीं है? कार्टेक्स, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। तो हमको पता होना चाहिए कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय और ग्रास नली जिस छिद्र से जुड़ता है वह हिस्सा कार्डियक कहलाता है। आमाशय और छोटी आंत जिस छिद्र से जुड़ता है वह पाइलोरिक कहलाता है और आमाशय का बीच का फूला हुआ भाग फुंडिक कहलाता है। तो कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक ये तीनों तो आमाशय के हिस्से हैं, लेकिन कार्टेक्स आमाशय का हिस्सा नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कार्टेक्स। अगला प्रश्न, आहार नाल में कौन जीवाणुनाशन का कार्य करता है? ऑप्शन श्लेष्मा, पेप्सिनोजिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन। तो आहार नाल में जीवाणुनाशन का कार्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न, स्टार्च पर बैक्टीरिया के प्रभाव से दांतों के ऊपर जो परत बनती है उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन, दंतास्थि, दंत प्लाक, इनेमल। तो स्टार्च पर बैक्टीरिया के प्रभाव से जो परत बनती है दांतों के ऊपर उसे दंत प्लाक कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दंत प्लाक। अगला प्रश्न, स्वपोषण की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन संयोजन द्वारा, वियोजन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशित चरण में क्या होता है? तो इसकी चर्चा तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन है जल का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, जल का उपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के बाद बनता है ग्लूकोज। अगला प्रश्न, कवकों में होने वाला पोषण क्या कहलाता है? ऑप्शन परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, स्वपोषण। तो कवकों में होने वाला पोषण मृतजीवी पोषण कहलाता है, क्योंकि कवक सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों, घास फूस, पौधों के डंठल इत्यादि पर उगते हैं। तो इसे सही उत्तर कहेंगे मृतोपजीवी पोषण। अगला प्रश्न, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ऑप्शन ग्रासनली, श्वासनली, कंठनली, छोटी आंत। तो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है ग्रासनली। अगला प्रश्न है, प्रकृति में अपघटनकर्ता किसे कहते हैं? परजीवियों को, मृत जीवियों को, प्राणी संपोषियों को,
स्वपोषियों को। तो ये जो मृत जीवी होते हैं ये सड़ी गली वस्तुओं को खा पचा कर समाप्त कर देते हैं, इन पर अपना पोषण करते हैं, अपघटित कर देते हैं, प्रकृति को साफ सुथरा करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति में अपघटनकर्ता कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा मृत जीवियों को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर अवयव है? ऑप्शन मेरुरज्जु, मेरुदंड, डेंटाइन, इनैमल। तो सही उत्तर हो जाएगा इनैमल। दांत की ऊपरी परत हमारे शरीर का सबसे कठोर अवयव होता है। अब देखते हैं अगला सवाल, जीवों के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य क्रियाएं कहलाती हैं? ऑप्शन जैव संरक्षण, जैव आवर्धन, जैव प्रक्रम, जैव विकास। तो सही उत्तर हो जाएगा जैव प्रक्रम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक लार ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन प्रोस्टेट, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअर। तो हमको पता होना चाहिए हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्रोस्टेट, क्योंकि यह जनन ग्रंथि के क्रम में आती है। अगला प्रश्न, स्वपोषण के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सीजन। तो स्वपोषण मतलब प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोप्लास्ट और जल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, आहार नाल में पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन जिन अभिक्रियाओं द्वारा होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आहार नाल में पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन तो श्वसन प्रक्रिया द्वारा होता है, तो यहाँ कहेंगे श्वसन। ग्रास नली में भोजन का स्थानांतरण होता है, मतलब किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन क्या कह रहा है कि परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, प्रसरण द्वारा, क्रमांकुचन द्वारा। तो ग्रास नली में जब भोजन जाता है तो ग्रास नली सिकुड़ने फैलने लगती है, तरंग की तरह गति करती है, इसे कहते हैं क्रमांकुचन। तो ग्रास नली में भोजन का स्थानांतरण क्रमांकुचन द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लियेज ये 4 एंजाइम सम्मिलित रूप से किससे स्राव होते हैं? ऑप्शन यकृत से, आमाशय से, अग्न्याशय से, पित्ताशय से। हमारा सही उत्तर होगा अग्न्याशय से। अग्न्याशय से 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन पर क्रिया करने वाले पदार्थों और स्रावी अंगों का कौन सा युग्म बेमेल है, मतलब सही मेल नहीं है? ऑप्शन है पित्त यकृत से, अग्न्याशयी रस अग्न्याशय से, सक्कस एंटेरिकस आंत्र ग्रंथियों से। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी बेमेल नहीं है, सब सही हैं। अगला प्रश्न, आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम किसका आंशिक पाचन करता है? ग्लूकोज का, प्रोटीन का, वसा का, खनिज का। तो लाइपेज नाम का एंजाइम आमाशय में भी होता है, अग्न्याशयी रस में भी होता है और आंत्र ग्रंथियों में भी होता है, और तीनों जगहों पर यह वसा का ही पाचन करता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा वसा का। हमारा अगला प्रश्न, मानव मुख गुहा में स्थित दांतों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर हो जाएगा 4। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल में पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है ग्रहणी में, जेजुनम में, इलियम में, कोलन में। तो मानव आहार नाल में पाचन की क्रिया छोटी आंत के इलियम में संपन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न, अग्न्याशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी से आने वाली नलिकाएं कहाँ खुलती हैं? ग्रहणी में, जेजुनम में, इलियम में, कोलन में। तो ग्रहणी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह छोटी आंत का प्रारंभिक हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा पेस्ट अधिक उपयोगी होगा? ऑप्शन क्षारीय, अम्लीय, लवणीय, अल्कोहलिक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय, क्योंकि यह दांतों पर बैक्टीरिया से बनने वाले अम्ल को उदासीन करके दांतों को सुरक्षित रखता है।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ऑप्शन जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोनों से, क्योंकि प्रकाशिक चरण में जल टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलता है तो ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। फिर जब अप्रकाशिक चरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तो ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। तो सही होगा दोनों से। हमारा अगला प्रश्न है, मानव यकृत का औसत भार होता है। ऑप्शन 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1.5 किलोग्राम, क्योंकि यही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के संधि पर स्थित एक छोटी नली क्या कहलाती है। तो पहले भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, यह सीकम कहलाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सीकम। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये सेशन?